नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज मैं खास करके चिराग पासवान और उनके भविष्य की राजनीति को लेकर आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, चिराग पासवान एनडीए के अहम सहयोगी दल हैं और उनका महत्व आपने बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजों के परिणाम में देखा होगा कि वो भाजपा के लिए कितना अहम है। सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के आने के बाद उतने ही अहम साझेदार भाजपा के लिए रहेंगे या आने वाले दिनों में कुछ अलग राह अपना सकते हैं। हालांकि संभावना तो ऐसी नहीं है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, ये हर किसी को अच्छे से पता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ दोबारा सरकार बनाते हैं 28 तारीख को, उसमें चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद वो नीतीश कुमार को पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने उन्हें आशीर्वाद दिया या नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा से कहा है कि नीतीश कुमार बड़े हैं और मुझे पर्सनली उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी नीतियों का मैं हमेशा से विरोध करता रहा हूं और करता रहूंगा। शपथ के बाद पत्रकारों से भी बात की थी उन्होंने और यही बात उन्होंने दोहराया था और अपने विज़न को सामने रखते हुए यह कहा था कि मेरा जो विज़न डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार हमारे उन बातों को भी सुने और बिहार के हित में जो अच्छा हो सकता है वो करे, क्योंकि इससे बिहार का ही भला होगा। अब बात करते हैं कि इस बदले हुए समीकरण में चिराग पासवान कितने सहज है। खबरें ये आ रही थी, हमने भी बताया है कि एनडीए में चिराग पासवान को 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा 4 सीटें
दे सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग 4 सीटों के लिए मानेंगे, क्योंकि जिस दिन सब सरकार यहाँ बन रही थी, खबरें आई थी कि चिराग पासवान को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का बात हो रहा था। भाजपा ये चाहती थी कि चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन चिराग पासवान ने मना कर दिया। इसके मायने ये लगाए जा सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि वो अपनी आने वाले समय में राजनीति को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2020 के बाद उनकी पार्टी का विभाजन हुआ था और 2 भाग में एलजेपी बट गई थी, फिर से वो उस प्रकार का कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। और दूसरा मैसेज वो ये देना चाह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 2019 में लोजपा 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और ऐसा माना जा रहा था उन्हें इस बार 6 सीटें मिल भी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के इधर आ जाने के बाद सीटों का समीकरण गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पार्टियां धीरे धीरे बढ़ गई हैं और जिस प्रकार से 19 में भाजपा और जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्या जदयू इस बार समझौता करेगी? खबर ये भी है कि ऑलमोस्ट मुकेश सहनी भी एनडीए के तरफ ही आने वाले हैं। उनकी भी बातें लास्ट स्टेज पे है। तो इस स्थिति में क्या चिराग पासवान को 6 सीटें मिलना संभव है? ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा उन्हें किस प्रकार से सेट करती है। दूसरी बात, आप अक्सर ये सुने हैं कि चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी शुरू से ठोकी हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे पिता की कर्मभूमि है और चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, तो निश्चित तौर पे मेरा हक बनता है इस सीट पर मैं ही लड़ूंगा। और दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस, जो इनके चाचा हैं, उनके बारे में उन्होंने कई बार बयान दिया है कि हाजीपुर मेरी सीट है, मैं ही वहाँ से चुनाव लड़ूंगा और ये मामला वहीं से टसन में रहा है। जब ये दोनों पार्टियां अलग हुई थी, ये बात शायद लोग जानते होंगे, भाजपा चाहती थी
कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय बात करने के लिए आए थे। उन्होंने रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान से मुलाकात की थी। उन्हें ये आश्वासन दिया था कि अगर पारस आकर पैर छू लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो माफ़ कर दीजिए। और चिराग पासवान भी इस बात के लिए कहीं न कहीं तैयार हो गए थे। लेकिन जब नित्यानंद राय जी ने पशुपति पारस से मुलाकात की तो वो सीधा बिफर गए और उन्होंने कहा कि उसका खून अलग है, मेरा खून अलग है। ये बयान भी बहुत वायरल हुआ था। और इस जन्म में मेरा उसके साथ समझौता नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठता है, ये दोनों पार्टियां एनडीए के साथ है, एनडीए के घटक दल हैं। क्या बीजेपी किस प्रकार से इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा कि आपको पता है, चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज जो समस्तीपुर से उपचुनाव में अपने पिता के स्वर्गवास के बाद चुनकर आए थे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। और चिराग पासवान ने वैसी सीटें जैसे जमुई है, वैशाली है, हाजीपुर है, वाल्मीकि नगर है, समस्तीपुर है, इन सीटों पर अपना दावा ठोका है। और ये निगोशिएट कर रहे हैं कि मेरे मनपसंद की सीट मुझे चाहिए। बीच में यह भी बात आई थी कि चुनाव के पहले पारस गुट के जो 5 सांसद थे वो भी अलग अलग चिराग पासवान से लगातार मुलाकात कर रहे थे। बीना देवी तो स्पष्ट तौर से अपना आत्मसमर्पण कर चुकी हैं, लेकिन वो वैशाली से सांसद हैं। वहाँ पर एक और कैंडिडेट, उनका नाम है विनीता विजय। वो भी चिराग पासवान ने अल्टरनेट कैंडिडेट अपना खोज के रखा हुआ है। अब देखना होगा कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ता है। वैसे ही नवादा से पिछले बार चंदन सिंह चुनाव लड़े थे। कहा यह जा रहा है कि सूरजभान सिंह को जेडीयू अपने में शामिल करने जा रही है। और देखना ये होगा कि क्या वाकई में सूरजभान सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल होते हैं और क्या वो खुद लड़ते हैं या अपने भाई को चुनाव लड़वाते हैं। इस पर भी हमारी नज़र है। वाल्मीकि नगर सीट जदयू की है, जहां पर सुनील महतो सांसद है। और आपको याद होगा कि लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो काफ़ी समय से वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उसकी तैयारी भी काफ़ी समय पहले से वो शुरू कर सके। इस तरह के कई और सीटों पर
समीकरण गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सीटों का समीकरण अपने सहयोगियों के साथ कैसे बैठाती है, किस तरह की सीटें उन्हें ऑफर की जाती है, क्या वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूँ, वो कभी भी पशुपति पारस को इस खेमे में नहीं चाहते हैं। और दूसरा, आपको ये पता है कि पारस नीतीश के कितने करीब हैं और जदयू के एनडीए में आने से और अचानक से उनका वेटेज बढ़ गया है। इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए चिराग पासवान आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, भाजपा उनके वोटरों को अपना कोर वोटर मानती है, उनके वर्चस्व को जानती है और जिस प्रकार से पिछले दिनों उन्होंने अपना बूथ लेवल पे काम करके अपना वजूद मजबूत किया है बिहार में, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या भाजपा इतना बड़ा रिस्क लेगी, देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं आने वाले समय में चिराग क्या फैसला लेते हैं और क्या उसके परिणाम इसके उलट भी कुछ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तय मान के चलिए कि वो अपनी राजनीति को सही दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं और कोई भी फैसला वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश्ड करने के लिए जरूर लेते हुए दिखाई देंगे। आपको ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।